243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजनीतिक फिजाओं में चुनाव की चर्चा खूब हो रही है। सभी राजनीतिक घटक दल अपनी तरफ से मजबूती के साथ बिहार की जनताओं के मुद्दों के साथ चुनाव में उतरने का वादा कर रही है। एक तरफ एनडीए मजबूती के साथ बिहार के हितों पर चर्चा करने से गुरेज नहीं कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन लगातार संविधान बचाओ और देश में बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों के साथ बिहार की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुड़ी हुई है। लेकिन तीसरा एंगल जो है, जनसुराज पार्टी, जो हमेशा से औद्योगिक नीति की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, या बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं, या फिर पलायन रोकने की बात करते हैं, उसे भी दरकिनार या फिर उसे भी इग्नोर किया नहीं जा सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव काफ़ी दमदार होगा और परिणाम भी काफ़ी अप्रत्याशित तरीके से आएंगे। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव की हम चर्चा करेंगे तो 2020 के विधानसभा चुनाव की चर्चा करना भी लाजमी हो जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव पर एक नज़र हम डालते हैं। 2020 में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था और वोट शेयरिंग के मामले में राजद नंबर 1 पार्टी आई थी और सीट शेयरिंग के मामले में भी राजद नंबर 1 पार्टी बनकर के सबके सामने उभरी थी। लगभग 110 सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में तो नाकाम रही थी, लेकिन वोट शेयरिंग के मामले में राजद नंबर 1 पार्टी रही थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 19.5% मतदान का जो शेयर है वो अपने पक्ष में किया था। जदयू लगभग 15.5%, तो कांग्रेस ने 9.5% का वोट शेयरिंग अपने पक्ष में किया था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसलिए इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में पिछले विधानसभा चुनाव में सफलताएं नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस काफ़ी अग्रेसिव है और काफ़ी अटैकिंग भी है। काफ़ी उन्होंने बदलाव किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने स्टेट हेड को बदला है, राज्य के जो अध्यक्ष हैं उसे बदल दिया गया है। उसके अलावा जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उसे भी बदला गया है। यानी कि कुल मिलाकर के कांग्रेस भी काफ़ी एग्रेसिव मूड में है। कांग्रेस के ऊपर में ये हमेशा से आरोप लगता रहा है कि प्रदर्शन इनका अच्छा नहीं होता है और बिहार में राजद के भरोसे ही अपनी राजनीति को ये आगे बढ़ा रही है। चूँकि 1989 से पहले जिस तरह से कांग्रेस बिहार में सरकार बनाने में सफलताएं अर्जित की थी, ठीक 1989 के भागलपुर हिंसक झड़पों के बाद से कांग्रेस को अभी तक बिहार में सफलताएँ नहीं मिल पाई है। लिहाजा कांग्रेस भी अपने जो ऐतिहासिक विरासत है उसे लौटाने में और उसे अपनी तरफ लाने में पुरजोर कोशिश कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसको लेकर के हर घर झंडा, हर प्रतिष्ठानों में झंडा, हर जगह झंडा कांग्रेस के फहराने को, मुहिम को लेकर के उसे जोर भी दे रही है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। अब चर्चा करते हैं कि आखिर सत्ता किसे मिलेगी बिहार विधानसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन इस बार महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने युवाओं का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा अपनाकर अपनी तरफ जनसमर्थन को आकर्षित करने में यह सफलताएं पाई थी। इस बार भी इसी कोशिश में है कि 10 लाख नौकरियों से लेकर के 20 लाख नौकरियों की चर्चा तेजस्वी यादव जो करते हैं कि हमेशा 17 महीने के हमने छोटे से कार्यकाल में किया है। नीतीश कुमार दरअसल काम करने वाले अब नेता नहीं रह गए हैं, इसलिए बिहार की जनता को भरोसा हम पर करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की जनता महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा के मुद्दों पर चुनाव में वोटिंग करती है? अगर नहीं करती है तो फिर इसकी स्थिति में बदलाव इस वजह से भी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब इन जंग को छुड़ाने के लिए प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी लेकर के आए हैं तीसरे विकल्प के रूप में, और वो कहते हैं कि हम औद्योगिक नीति यहाँ पर स्थापित करेंगे, लोगों को बाहर जाने से रोकेंगे, उनकी पलायन को रोकेंगे, उसकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, उसके लिए रोजगार सृजित करेंगे, उसके लिए नौकरियां ढूंढेंगे। ये तमाम मुद्दों के साथ में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर इस समय चुनावी मैदान में अड़े हुए हैं। और आपने देखा था कि बिहार बदलाव रैली भी उन्होंने किया था, जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा उस पूरी रैली को सफल बताया था। कुछ लोग विपक्षी जो है कि प्रशांत किशोर की काबिलियत पर भी शक करते हैं, कि कहते हैं वो एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं लेकिन कुशल वो पॉलिटिशियंस नहीं हो सकते। ये तमाम चीज़ें इस समय बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चल रही है। लेकिन सवाल वही है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का आखिर ताज किस पार्टी के ऊपर में सजेगा, या फिर किस पार्टी को इतनी सफलताएँ मिलेगी। एनडीए जहाँ इस बार 2020-25 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के अपनी राजनीतिक फ़ायदे को भुनाने में लगी हुई है, तो कमतर इस समय इंडिया भी एनडीए को नहीं आंक रही है। चूँकि लगातार मोदी जी का बिहार को जो तोहफा मिल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी या फिर
एनडीए के जो घटक दल हैं उसका भी प्रचार प्रसार खूब किया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद से जिस तरह से मुसलमानों के बीच में नीतीश कुमार को लेकर के गफलत का माहौल है या फिर अविश्वास का माहौल है, नीतीश कुमार भी लगातार अपने मुस्लिम लीडर के साथ में समन्वय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आप मुसलमानों को समझाइए, मुसलमानों का इसमें हित होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े और छोटे नेताओं ने मुस्लिम समाज को बिठा करके वक्फ की जागरूकता को लेकर के उन्होंने एक साझा कार्यक्रम किया, जिसमें बताने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार, मोदी जी ये सब आपके हितैषी हैं। मोदी जी जो भी काम करते हैं वो मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं। वक्फ में अब तक जो भी दबे कुचले मुसलमान थे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। यही वजह है कि वक्फ में संशोधन किया गया, वक्फ के कानून को बदला गया। इससे जो गरीब गुरबा मुसलमान है उसका उत्थान हो जाएगा। ये बातें अलग है कि मुस्लिम समाज इस बात को स्वीकारता नहीं है और वो एक जिद पर अड़ा हुआ है कि इस कानून को वापस लीजिए। बातें काफ़ी लंबी हो जाएगी, चूँकि इससे पहले कृषि कानून भी लाए गए थे किसानों के हित के लिए, लेकिन किसान को नाराज़गी हुई और फिर किसान ने दबाव बनाया और फिर बाद में जाकर के कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन ये तमाम मुद्दे जो हैं और तमाम जो राजनीतिक सक्रियताएँ या फिर चर्चा है बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। अब एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार को लगभग 10 से 15% जो मतदान मिलता था हमेशा से मुसलमानों का वोटिंग जो मिलता था, क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में उसे मिलने जा रहा है? कुछ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि 1700 से अधिक शिकायतें मुझे मुस्लिम समाज से मिली है, उसको लेकर के 5 सालों तक हमारा रिसर्च चला, उसके बाद फिर कानून तैयार किया गया। तो इससे निस्संदेह मुसलमानों को किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस कानून को पुख्तगी के साथ या फिर एक मैच्योरिटी के साथ फ्लोर नहीं किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई तरह के बदलाव और कई तरह के राजनीतिक सक्रियताओं के बीच में चर्चाएं गहमागहमी का जोर जरूर पकड़ेगी, लेकिन ये दिलचस्प बातें है कि बिहार का सत्ता पाना सभी राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं होता है। फिलहाल चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और स्थितियाँ और परिस्थितियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं। हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा।